हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नवदीप सर्स फिजिक्स क्लास। तो देखिए बच्चों, आज जो अपने करने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड। प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट इसे कर चुके थे और नाम आपको पता ही है इसका क्या है, गाउस का नियम व इसके अनुप्रयोग। और आज जो अपने इसके दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, दोनों ही थ्योरेटिकल टॉपिक हैं और छोटे छोटे फॉर्मूले आएंगे इसमें। पहला जो टॉपिक है वो है सतत आवेश वितरण के प्रकार। इसमें अपने पढ़ेंगे भी सतत आवेश वितरण क्या चीज़ होती है, और दूसरा अपने पढ़ेंगे सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना, या फिर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता कह देते हो जिसे आप ई से दर्शाते हो, उसका मान आपको इस सतत आवेश वितरण के कारण निकालना। ठीक है, तो दोनों ही यानी कि बेसिक टॉपिक हैं। इसी के बेस पे अपना ये आगे का चैप्टर है, यानी ये चैप्टर आगे चलेगा। मतलब आगे आने वाले टॉपिक इन्हीं दो टॉपिक्स पर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एक फुल न्यू एनर्जी के साथ। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक है सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं ना, ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को मैं स्पेशली कहता हूँ कि इनको याद कर लिया करो, क्योंकि आगे बहुत काम आएंगे आपकी। ठीक है, जब आप कॉलेज में जाओगे ना, वहाँ ज़्यादातर जो प्रोफेसर्स होते हैं वो आपको इंग्लिश में टॉपिक का नाम बताएंगे। ठीक है, उनसे हिंदी उनको कम आती होती है, तो आपको अगर इंग्लिश में नाम आप याद रख लोगे, ओनली ओनली हेडिंग हेडिंग के नाम याद रख लो। सारा कुछ नहीं कहता मैं इंग्लिश में याद करो, हेडिंग हेडिंग आप याद रख लिया करो। तो देखिए क्या होता है सतत आवेश वितरण, कि सूक्ष्म रूप से जो आवेश होता है वो क्वांटीकृत होता है। मतलब आपने पढ़ा है कि आवेश क्या होता है, क्वांटीकृत राशि है। मतलब आवेश का जो न्यूनतम मान होता है वो ई के बराबर होता है। मतलब ई का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में आवेश का मान क्या होता है, ई के बराबर होता है। और इसे क्वांटीकृत राशि अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। परंतु कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा संख्या में आवेश परस्पर इतने निकट स्थित होते हैं कि उन्हें सतत रूप से वितरित माना जा सकता है। भी आपने मान लो वस्तु ली, कोई शीट ले ली, जैसे कागज़ की शीट ले ली, और इसको आपने क्या दे दिया, आवेश दे दिया। तो ये जो आवेश होगा ना, इस पर ऐसे फैल जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब आप इस कागज़ की शीट पर मान लो किसी बिंदु से आगे बढ़ते हो तो आपको आवेश ही आवेश दिखेगा चारों तरफ। तो मतलब जिस वस्तु को आप आवेश देते हो वो इस पर अगर मान लो फैल जाता है, तो इसको अपने क्या मान लेंगे, वो आवेश उस पर क्या हो गया, वितरित हो गया। तो जो शब्द है ना यहाँ पे वितरित होना, इसका मतलब ये है कि जो आवेश है वो दी गई वस्तु पर क्या होता है, फैल जाता है। ठीक है, सतत रूप से फैल जाता है। सतत मतलब लगातार रूप से। तो जो अपना टॉपिक है ना सतत आवेश वितरण, इसका जो आपको मैं सारा निचोड़ निकाल के बताऊं, अगर यानी एक लाइन में इसका अर्थ आपको बताऊं, तो वो होता है किसी वस्तु पर आवेश किस प्रकार फैलता है वो अपने को सतत आवेश वितरण बताता है। मतलब वस्तु पर लगातार रूप में आवेश का फैलना या किसी वस्तु पर आवेश कैसे फैलता है वो अपने को सतत आवेश वितरण बताता है। अब नीचे एक उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे उदाहरण के लिए जो 1 नैनो कुलाम आवेश होता है, 1 नैनो कुलाम कितना होता है, 10⁻⁻9 होता है। नैनो आपको पता है 10⁻⁻9 होता है। आवेश की बहुत छोटी मात्रा है, यानी नैनो कुलाम बहुत ही कम आवेश की मात्रा है। ठीक है, परंतु यदि इसे बिंदु आवेशों के रूप में व्यक्त करें तो लगभग 10⁻10 बिंदु आवेश प्राप्त होंगे। अभी आपको मान लो कोई वस्तु है, जैसे यहाँ पे, ठीक है, वस्तु पड़ी है, और आपने कह दिया भी इस वस्तु को अपने इस 1 नैनो कुलाम के बराबर आवेश दे दिया। ठीक है, तो 1 नैनो कुलाम आवेश दे दिए, तो मतलब इसमें अगर बिंदु आवेश की तरह दर्शाएं इस 1 नैनो कुलाम आवेश को, मतलब अपने ये कह दें भी इलेक्ट्रॉन, मान लो इसको नेगेटिव चार्ज दे रहे हो आप, ये ऐसे ऐसे समझ लो इसको भी, आप इसको क्या दे रहे हो, नेगेटिव चार्ज दे रहे हो। तो नेगेटिव चार्ज दे रहे हो मतलब इसको क्या दे रहे हो, इलेक्ट्रॉन दे रहे हो। तो मतलब आप कितने इलेक्ट्रॉन दोगे, इसे टोटल 10⁻10 इलेक्ट्रॉन दोगे, फिर इस पर 1 नैनो कुलाम के बराबर आवेश आएगा। ठीक है, तो बिंदु आवेश मतलब एक बिल्कुल छोटे से छोटा आवेश। तो इतने सारे बिंदु आवेश आ गए, आगे ना इतने सारे बिंदु आवेश। अब मान लो आपको एक दूसरा बिंदु दे दें, मान लो यहाँ पे पी बिंदु दे दिया, और आपको कह दें भी इस पूरी वस्तु के कारण इस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, भी ई की वैल्यू कितनी होगी। तो आप ऐसे थोड़ा करोगे भी, एक आवेश के कारण लिखा, फिर दूसरे के कारण लिखा, सूत्र तीसरे के कारण, फिर सारों को क्या कर दिया, जोड़ लगा दिया। तो ऐसे तो आपको 10⁻10 फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे,
फिर सारों का जोड़ लगाओगे, तो ये तो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर कैसे निकालेंगे भी आवेश? अगर मान लो इतनी मात्रा में आवेश उस पर है भी, ये तो बहुत कम मात्रा है, फिर भी अपने को जो बिंदु आवेश हैं वो तो बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। बिंदु आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी इसमें, ठीक है। तो मतलब अपने को बिंदु आवेश बहुत ज़्यादा संख्या में मिलेंगे, तो इस कारण अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना मुश्किल है। तो अपने एक अलग तरीका लगाते हैं, वो देखो। अतः यदि किसी वस्तु पर फैला यदि आवेश किसी वस्तु पर फैला हो, तो इसके कारण हमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर की गणना करनी हो, तो पूरे आवेश को बिंदु आवेशों के रूप में मानकर इनके कारण तीव्रताओं का सदिश योग कर हम परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात नहीं कर सकते। जो कहानी आपको मैंने अभी बताई है ना, वो सारी चीज़ ये लिखी हुई है। भाई ऐसे नहीं भी आप बिंदु आवेश मान लो, उसको भी एक आवेश है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा पड़ा है, ऐसे तो बहुत सारे आवेश है उसमें, तो सारों के कारण तीव्रता निकाल के और उनका सदिश योग कर ही नहीं सकती, इतना बड़ा जोड़ थोड़ा करोगे आप। तो अपने इस परिस्थिति में देखो क्या करते हैं, वही चीज़ लिखी हुई है आगे कि इस परिस्थिति में यदि वस्तु पर आवेश कितना है, क्यू आवेश है, वस्तु पर टोटल क्यू आवेश दे रही है। क्यू की मात्रा कुछ भी हो सकती है, 1 नैनो कूलाम भी हो सकती है, 1 पिको कूलाम भी हो सकती है, जितनी मर्जी हो सकती है। तो क्यू है, तो अपने क्या करते हैं कि तो हम इसे अल्पांश डी क्यू से मिलकर बना मान सकते हैं, और वस्तु की आकृति के अनुसार डी के अल्पांश के लिए कुछ लंबाई, क्षेत्रफल या आयतन होगा। भी अपने मान लो आपको जैसे ऐसे वस्तु दे दी कोई, ठीक है, तो इस वस्तु का क्या करेंगे, अपने एक बहुत छोटा पार्ट लेंगे, जो वस्तु पर मान लो टोटल वस्तु पर तो कितना आवेश है, क्यू आवेश है, और बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेशों के रूप में मानकर अपने इसको निकाल नहीं सकते। तो फिर एक तरीका ये बनाया भी, इस वस्तु के छोटे छोटे पार्ट कर लो, ठीक है ना, ऐसे छोटे छोटे क्या कर दो, पार्ट कर दो, और एक पार्ट पर क्या करो, आवेश मान लो आप डी क्यू आवेश है, ठीक है ना, कितना आवेश है एक पार्ट पर, डी क्यू आवेश है। तो अब देखो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, फ़र्क ये पड़ेगा कि जहां आपको जो आप कह रहे थे भी, जो अगर बिंदु आवेश माने तो 10 की पावर 10 आवेश अपने को क्या हो रहे थे, बिंदु आवेश मानने पड़ रहे थे। तो अगर आप ऐसे छोटे पार्ट मानते हो, बहुत ही छोटे छोटे पार्ट मान लेते हो आवेश के, तो इस आवेश में आपको क्या होगा कि आप ऐसे कह सकते हो भी, मान लो भी अब अपने को 1000 पार्ट ही करने पड़ेंगे इसके, ठीक है, और एक छोटे पार्ट पे आवेश कितना होगा, डी क्यू होगा। हालांकि ये जो छोटा पार्ट है इसके अंदर काफ़ी सारे आवेश स्थित होंगे, ऐसा नहीं है। तो अपने क्या करते हैं कि उन सारे आवेशों का एक ग्रुप मान लेते हैं और टोटल आवेश कितना मान लेते हैं, डी क्यू मान लेते हैं, ठीक है। यही तरीका होता है निकालने का, आपको पता ही है, अभी आगे भी अपने ऐसे ही करते थे, जब बल निकालना कार्य निकालना होता था, तब भी अपने क्या करते थे कि थोड़ी सी चीज़ के लिए या थोड़े विस्थापन के लिए बल का मान देख लेते थे और उसका समाकलन कर देते थे। तो वही कहानी यहाँ पे होगी। तो अपने क्या करेंगे कि डी क्यू अल्पांश ले लेंगे वस्तु के लिए। अब डी क्यू अल्पांश आप किस प्रकार की वस्तु पर ले रहे हो, तो उसके लिए उसका क्या हो जाएगा, डी क्यू अल्पांश के लिए कुछ लंबाई, क्षेत्रफल या आयतन हो जाएगा। मतलब अगर आपकी वस्तु क्या है, लंबी है ओनली, उसकी लंबाई है, तो उसमें थोड़ी सी लंबाई ले लोगे आप। अगर कोई वस्तु आपके पास पृष्ठ है, मतलब 2D में आ गई वस्तु आपकी, तो उसके क्या ले लोगे आप, थोड़ा सा क्षेत्रफल ले लोगे। और अगर आपकी वस्तु मान लो कैसे आ गई, 3D में वस्तु आ गई आपके पास, 3D में मतलब जैसे घन या घनाभ आ गया, तो इसका क्या करोगे आप, छोटा पार्ट ले लोगे और वो इसका थोड़ा सा क्या हो जाएगा, छोटा आयतन हो जाएगा। तो इस आधार पर वस्तु पर आवेश वितरण को 3 भागों में बांटा जा सकता है, और इसी में अपने 3 आवेश घनत्व भी परिभाषित करेंगे। भी वस्तुओं पर आवेश फैलता कैसे है, वो अपने 3 तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। अब देखो, वस्तु का आकार 3 आकार का हो सकता है, 3 टाइप का हो सकता है। या तो वस्तु आपकी क्या होगी, ओनली लंबी लंबी होगी, ठीक है ना, इसको 1D बोल देते हैं, मतलब ओनली लंबाई हो वस्तु में और कुछ भी ना हो। दूसरी वस्तु पृष्ठ हो सकती है जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों हो, ठीक है। तो तीसरी वस्तु कौन सी हो सकती है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, 3D। इस संसार में 3 प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं, ये 1D, 2D, 3D। 3D के अलावा 4D वस्तु तो नहीं होती है कोई, ठीक है ना। तो वस्तुएं 3 तरह की होती हैं। तो अपने आवेश का जो वितरण है, यानी आवेश वस्तु को किसी को देना है, तो वो 3 प्रकार से दे सकते हैं। या तो किसी लंबाई वाली वस्तु को, 1D वस्तु को, या किसी 2D वस्तु को वे दे सकते हैं आवेश, या 3D को। तो जैसे वस्तुओं का आकार होता है, उसी आकार के आधार पर अपने क्या कर रखा है यहाँ पे, आवेश वितरण, और एक चीज़ इसमें और पढ़ेंगे, आवेश घनत्व, ये पढ़ेंगे अपने। इसके 3 प्रकार बना रखे हैं वस्तुओं के आकार के हिसाब से भी, वस्तुओं को अपने आवेश किस प्रकार देते हैं।
तो पहला नंबर पर जो आता है वो आता है रेखीय आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या होगा, इसकी परिभाषा पढ़ो आपको समझ आ जाएगा भी यदि किसी वस्तु पर आवेश जो होता है वो लंबाई या किसी रेखा के अनुदिश, अब यहाँ पे एक मैं चीज़ लिखनी भूल गया था, वो एरो लगा के लिख दिया है, समान या असमान रूप से फैला हुआ हो तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। और इसका उदाहरण है किसी तार, पतली छड़ या फिर वलय की परिधि पर फैला आवेश। भी अब आपको जैसे मान लो ये एक लंबी तार दे दी, ठीक है, और आपको कह दिया भी इस लंबी तार पर क्या है, क्यू आवेश फैला हुआ है। तो ये क्यू आवेश इस पर दो प्रकार से फैल सकता है। एक तो क्या है, समान रूप से फैल सकता है। समान रूप से मतलब भाई इस तार की मान लो लंबाई आप एल ले रहे हो, टोटल लंबाई कितनी है इसकी, एल लंबाई है। तो अब अगर मान लो आपने तार को दो भागों में बांट दिया, L/2 ये होगी और L/2 ये होगी, तो अगर आपका आवेश समान रूप से फैला हुआ है तो आवेश भी क्या हो जाएगा, दो समान भागों में बंट जाएगा। मतलब Q/2 आवेश इस तार पर होगा और Q/2 आवेश दूसरी तार पर होगा। अब मान लो कि आपने तार को तीन भागों में बांट दिया या मान लो चार भागों में बांट दिया, तो जो आपका आवेश है वो भी क्या हो जाएगा, Q/4 हो जाएगा हर एक तार पर। टोटल तो क्या रहेगा, क्यू ही रहेगा सारों का जोड़ तो, और एक जो पार्ट होगा उस पर Q/4 हो जाएगा। ये तो है समान रूप से फैला हुआ आवेश। और अगर मान लो आपके पास क्या चीज़ है कि अगर आपने तार को मान लो दो भागों में बांट भी दिया, देखो टोटल तार पर तो वही चीज़ है कि क्यू आवेश है, और अगर आपने इसको दो भागों में बांट दिया और दोनों आधे आधे भाग हैं भी, L/2 ये लंबाई है और L/2 ये वाली लंबाई है, तो अब जो आवेश है ना ये समान रूप से नहीं बंटेगा। हो सकता है इस पे Q/3 आवेश आ जाए और इस पे जो आवेश हो वो 2Q/3 आ जाए, ठीक है, ऐसे हो सकता है। भी क्या होगा, दोनों पर आवेश का मान अलग अलग होगा, तो उसमें अपने क्या बोल देते हैं, असमान रूप से जो आवेश फैला हुआ है। तो वस्तु पर यदि आपको रेखीय आवेश वितरण की परिभाषा कह दें तो आप यही कहोगे जी, ये यदि किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश क्या हो आवेश फैला हुआ हो, मतलब कोई वस्तु ओनली लंबी लंबी हो, तो उसको अपने क्या बोल देते हैं, रेखीय आवेश वितरण बोल देते हैं। उदाहरण आपके सामने ही है भाई, जैसे तार होती है, तार की अपने लंबाई मान लेते हैं ओनली, वैसे तो तार की मोटाई भी होती है, लेकिन अगर आप पतली तार लेते हो तो उसकी लंबाई को ही अपने कंसीडर करते हैं। जो उसकी क्या होती है, मोटाई होती है, वो उसकी लंबाई की तुलना में बहुत कम होती है, तो अपने क्या करते हैं उसका क्षेत्रफल ना लेके ओनली लंबाई लंबाई लेते हैं। दूसरा पतली छड़ है, पतली छड़ का मतलब कोई पतली सी चीज़ है आपके पास जिसकी क्या, छड़ क्या होती है, जिसकी लंबाई उसकी मोटाई की तुलना बहुत ज़्यादा हो। और तीसरा वल्ल्या हो सकती है आपके पास, वल्ल्या जैसे आप हाथ में कड़ा पहनते हो या चूड़ी पहनते हो, वो वल्ल्या के आकार की होती है, तो वो भी क्या होता है, अगर उस वल्ले को अपने तोड़ के लंबा करें तो वो भी एक लंबाई ही बनती है, तो उस पर जो आवेश फैला होगा। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि आवेश घनत्व, ये किसे कहते हैं। देखो आवेश घनत्व की जो परिभाषा है वो ये है कि वस्तु की इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसका चिन्ह लैम्डा है। अब देखो ये क्या है कि मान लो आपकी जो वस्तु है वो क्या है, क्यू आवेश आपने दिया हुआ है, कोई लंबाई है, एल लंबाई की कोई छड़ है या फिर एल लंबाई की कोई तार मान लो आप, ठीक है, और उस पर क्यू आवेश दिया हुआ है। तो इस क्यू को जब आप एल से भाग दे दोगे तो आपके पास जो चीज़ आएगी उसको आप लैम्डा कह दोगे, इसको अपने बोल देते हैं रेखीय आवेश घनत्व। तो अब इसकी परिभाषा यहीं से बनी है कि अगर अपने लंबाई को क्या ले लें, इकाई ले लें, 1 मीटर ले लें, मान लो लंबाई 1 मीटर या इकाई ले रहे हो, तो वही चीज़ है कि इकाई लंबाई पर जैसे एल तो क्या होगी 1 होगी, तो लैम्डा किसके बराबर आ गया, क्यू के बराबर आ गया। तो अब यहाँ से क्या परिभाषा बन गई भी, अगर आपके पास 1 मीटर लंबाई की तार हो या इकाई लंबाई की तार हो तो उस पर जितना आवेश होगा उस आवेश को ही अपने क्या बोल देते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कह देते हैं, ठीक है। तो ये इसकी परिभाषा आपको याद रखनी है, एक परिभाषा याद रख ली, आगे की तीनों परिभाषाएं याद हो जाएंगी। अब आपको पता है कि जो आवेश होता है वस्तु पर वो दो रूप से फैला हुआ होता है, समान और असमान रूप से। तो अगर तो ये क्यू आवेश इस एल लंबाई की छड़ पर समान रूप से फैला हुआ है तो इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, सॉरी रेखीय आवेश घनत्व है, वो आप लोगे लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बटा में एल, ठीक है। भी सीधा क्या क्या कर दो, क्यू को एल से भाग दे दो। और दूसरी चीज़ कि अगर आपके पास समान रूप से फैला हुआ नहीं है, मतलब असमान रूप से फैला हुआ, भी यहाँ पे आवेश मान लो बहुत ज़्यादा हो गया, फिर बीच में बहुत कम है, फिर यहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा हो गया, तो ऐसे फैला हुआ है तो अपने क्या करेंगे, इस छड़ का एक छोटा सा अल्पांश लेंगे, उसकी लंबाई dx मान ली,
और इस पर आवेश कितना मान लिया डी क्यू। तो अब जो आवेश घनत्व का मान होगा वो होगा लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बटा डी एक्स। ऊपर वाले फॉर्मूले से ज़्यादा ये वाला फॉर्मूला आगे काम आएगा आपके, ठीक है ना। तो अगर तो समान रूप से अब वही चीज़ आ गई जो मैं आपको बल का उदाहरण सॉरी कार्य का उदाहरण लेके बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर कार्य आपने पढ़ा हुआ है, तभी मैं वो एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर मान लो आप ये कह रहे हो भी किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगता है और वो उसे 10 मीटर तक खिसका देता है, तो इसका मतलब क्या है भी 10 मीटर की डिस्टेंस तक ये 20 न्यूटन का बल ही काम करता है। भी ऐसे नहीं भी बल क्या होता है कम ज़्यादा हो रहा है, बल का मान क्या है समान है हर टाइम। तो आप क्या करते हो कार्य का मान निकालने के लिए दोनों का डायरेक्ट गुणा कर देते हो। और अगर आपको क्या कह दें भी इतनी दूरी तक तो इतना बल लगता है, फिर उसके बाद बल का मान चेंज हो जाता है, फिर उसके बाद फिर चेंज हो जाता है। तो ऐसे बल का मान जब परिवर्तनशील हो तो अपने क्या करते हैं टोटल जो दूरी होती है उसको छोटे छोटे अल्पांशों में बांटते थे, जो प्रीवियस ईयर आपने कार्य ऊर्जा और शक्ति वाला चैप्टर किया था उसमें, ठीक है। तो अपने उस दूरी में बांटते थे, फिर एफ इंटू डी एक्स निकालते थे, फिर टोटल कार्य निकालने के लिए डब्ल्यू इज इक्वल टू इसका समाकलन कर देते थे, ऐसे ही करते थे। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ आपने अगर आवेश गण असमान रूप से आवेश आपका वितरित है तो आवेश घनत्व निकालने के लिए आप क्या करोगे डी क्यू बटा डी एक्स करोगे। अब बात आती है इसके मात्रक और विमा की। तो मात्रक और विमा इसके क्या होते हैं, देखो Q बटा L इसका सूत्र है। तो मात्रक Q का कुलाम और L का मीटर, तो कुलाम पर मीटर इसका क्या हो जाएगा मात्रक हो जाएगा। और विमा जो इसकी होगी लैम्डा की वो क्या होगी, देखो Q की विमा होती है A1 T1 और जो इसकी मीटर की होती है वो होती है L1, तो L माइनस 1 T1 A1 इसकी क्या हो जाएगी विमा हो जाएगी लैम्डा की। अब नेक्स्ट चीज़ आती है, अगर आपको रेखीय आवेश वितरण समझ आ गया ना और रेखीय आवेश घनत्व, तो अब आपको आगे के दोनों पार्ट ही समझ आ जाएंगे। देखो क्या है पृष्ठीय आवेश वितरण। अब पृष्ठीय आवेश वितरण में वस्तु की आकृति कैसी होगी 2D होगी, मतलब कोई पृष्ठ होगा या सतह होगी जिसकी ओनली लंबाई चौड़ाई हो, मोटाई या ऊंचाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यदि किसी वस्तु पर जो आवेश है वो द्विविम क्षेत्रफल पृष्ठ या सतह पर समान या असमान रूप से फैला हुआ है तो इसे अपने क्या कह देते हैं पृष्ठ आवेश वितरण बोल देंगे। समझ आया भी वस्तु का आकार कैसा हो कि क्षेत्रफल हो या तो कोई पृष्ठ हो या सतह हो, उस पर जो आवेश फैला हुआ होता है समान या असमान रूप से, तो इसको अपने क्या बोल देते हैं पृष्ठ आवेश वितरण। मतलब पृष्ठ पर आवेश का वितरण हुआ पड़ा है, मतलब उस पर फैला हुआ है जो आवेश है। अब इसका उदाहरण देखो क्या है कि किसी चकती या पतली शीट पर फैला हुआ आवेश, ठीक है ना, किसी चकती या फिर पतली शीट। तो देखो चकती आप जानते हो डिस्क, एक मान लो जैसे प्लेट होती है आपकी रोटी खाने की प्लेट होती है वो चकती की तरह ही है एक, और दूसरा पतली शीट, शीट भी आप जानती हो जैसे पेपर मान लो आप कागज़ ले लो तो वो कागज़ की एक शीट है, तो उस पर जब आवेश फैला हो तो वो एक पृष्ठ आवेश वितरण का उदाहरण है, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है इसमें पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा। तो वो क्या चीज़ होता है पृष्ठ आवेश घनत्व, तो देखो कि प्रीवियस जो परिभाषा थी उसमें अपने क्या पढ़ा था इकाई लंबाई पर फैला आवेश। अब इसमें इकाई क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को अपने क्या कह देंगे पृष्ठ आवेश घनत्व या सरफेस चार्ज डेंसिटी कहा जाता है और इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। मतलब अब आपका आवेश एक पृष्ठ पर फैला हुआ है तो पृष्ठ की लंबाई ना होकर लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है, और लंबाई और चौड़ाई से क्या बनता है किसी वस्तु का क्षेत्रफल बनता है। तो अपने क्या करते हैं कि उसका क्षेत्रफल ले लेते हैं। अब इसमें तो क्षेत्रफल को मैंने कहा था कि एस से दिखाते हैं इस चैप्टर में। तो जब वस्तु पर क्या हो कि मान लो ये आपके पास कोई वस्तु है 2D में वस्तु है, कोई पृष्ठ है दिया हुआ, तो इस पर Q आवेश फैला हुआ है और S इसका क्षेत्रफल है। तो जो इसका पृष्ठ आवेश घनत्व होगा वो क्या होगा Q बटा S। अब यदि इस S को अपने 1 मान लें 1 मीटर स्क्वायर मान लें तो जो आपका सिग्मा है वो किसके बराबर आ जाएगा, ये सिग्मा का निशान है, सिग्मा आपका Q के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से परिभाषा बनती है भी इकाई क्षेत्रफल पर जो फैला हुआ आवेश होता है उसे अपने क्या बोल देते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण कह देते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कह देते हैं। और अगर आपकी वस्तु क्या है असमान रूप से फैला हुआ आवेश उस वस्तु पर, तो अपने क्या करेंगे उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे, ठीक है ना। ये ds क्षेत्रफल है इसका और डी क्यू मान लिया इस पर आवेश फैला हुआ है, तो जो सिग्मा का मान होगा वो होगा डी क्यू बटा में ds, ठीक है ना, ये हो जाएगा सिग्मा का मान। अब इसका मात्रक Q बटा S, तो ऊपर वाले से मात्रक में थोड़ा सा चेंज आएगा, यहाँ S का मात्रक यानी क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है। ऊपर वाला जो था वो गुलाम पर मीटर था, ये गुलाम पर मीटर स्क्वायर है। विमा इसकी आप निकाल ही लोगे, वैसे इसमें L-2 आ जाएगा, बाकी सेम रहेगी विमा इसकी।
अब नेक्स्ट चीज़ आती है आयतनावेश वितरण। तो अब आयतनावेश वितरण में आवेश आपका किस प्रकार फैला होगा, किसी आयतन पर फैला हुआ होगा। तो वही चीज़ मैंने लिखी है कि यदि किसी वस्तु पर आवेश वितरण त्रिविम आयतन, त्रिविम का मतलब क्या है, 3 दिशाओं में या 3D में, ठीक है, 3D में समान या असमान रूप से आवेश अगर फैला हुआ हो तो इसे आयतन आवेश वितरण कहा जाता है। अब इसका उदाहरण है जैसे गोला हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, और यहाँ एक चीज़ और लिख लेना आप, वो मैं इसके सामने लिखनी भूल गया, ठोस। ठीक है ना, कैसा होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। अब देखो अगर आपने खोखला ले लिया, मान लो खोखला बेलन ले लिया जैसे मान लो, तो खोखले बेलन का तो ओनली पृष्ठ पृष्ठ होगा, अंदर आयतन तो होगा ही नहीं उसका। ठीक है, तो क्या है, उसको अगर मान लो खोलोगे आप, वैसे तो चलो कह सकते हो कि इसका आयतन होगा, लेकिन आवेश खाली जगह में तो नहीं जाएगा ना, फैलेगा तो जितना बेलन का, यानी बेलन जिस चीज़ से बना हुआ है उस पर ही। तो अगर आपका बेलन ठोस है तभी अंदर तक सारा आवेश फैलेगा। तो वही चीज़ है कि अगर मान लो आपका जो वस्तु है वो कैसी होनी चाहिए, ठोस होनी चाहिए, उस पर जो आवेश फैला होगा उसको अपने क्या बोल देंगे, आवेश, आयतन आवेश वितरण। अब नेक्स्ट जो परिभाषा है वो आती है आयतनावेश घनत्व की। देखो थोड़ी स्पीडली मैं तभी बता रहा हूँ क्योंकि दो इसके बिल्कुल सेम आपने पढ़ चुके हो, बिल्कुल सेम चीज़ें आ रही हैं, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब ऊपर वाले में इकाई लंबाई था, फिर उसके बाद इकाई क्षेत्रफल आया, अब इसमें आ जाएगा इकाई आयतन में उपस्थित आवेश क्या कहलाता है, आयतन आवेश घनत्व या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहलाता है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं अपने, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, ये रो का निशान है ऐसे, ठीक है ना, रो से अपने दिखाते हैं। इसको बुक में थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, बाकी अलग अलग लिखने का स्टाइल होता है, यही है सही। तो रो, तो देखो रो इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू बटा वी हो जाएगा, और जो इसका एस मान के लिए डी क्यू बटा डी वी। अब इसका जो मात्रक और विमा होगा वो देखो क्या होगा कि रो इज इक्वल टू क्यू बटा वी, तो गुलाम पर मीटर क्यूब, वी का क्या होता है, मीटर क्यूब होता है, और विमा इसकी क्या हो जाएगी, अब इसमें L-3 आ जाएगा। अरे एक चीज़ गलत कर दी यहाँ पे, देखो ये हो जाती है गलती, आप क्या करो T+1 ही आएगा यहाँ पे, और L-3 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि T तो ऊपर ही बढ़ा हुआ है तो यहाँ +1 ही आएगा। अब नेक्स्ट चीज़ देखो आती है इसमें, जो ये तो होता अपना फर्स्ट टॉपिक कि सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, रेखीय, पृष्ठीय और आयतन। जैसे 3 प्रकार की वस्तुएं होती हैं वैसी होती हैं, और उसके अंदर फॉर्मूले थे, एक में था क्यू बटा एल, दूसरे में था क्यू बटा एस, तीसरे में आ गया क्यू बटा वी। तो ये सारी कहानी है जो अब तक आपने पढ़ी हुई है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है कि सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना। भाई आपको किसी वस्तु, कोई वस्तु दे दी, अब वस्तु का आकार कैसा भी हो, 1D हो, 2D हो, 3D हो, जैसा मर्जी हो, विरेखीय हो, आयतन हो, पृष्ठ हो, जो मर्जी हो, जैसी भी वस्तु दे दी, अब उस पर आवेश फैला हुआ, मान लो उस पर क्यों आवेश फैला हुआ है, जैसे ये मैंने कोई वस्तु ले ली, ये पृष्ठ भी हो सकता है, कोई ठोस वस्तु भी हो सकती है। तो अब इस वस्तु पर क्यू आवेश है, तो आपको इस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। भाई आपको विद्युत क्षेत्र आए चाहे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बात एक ही होती है, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र तो इसको थ्योरी में कह देते हैं, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको गणितीय रूप में कह देते हैं, ठीक है। तो ई वेक्टर का मान आपको निकालना है। तो देखो बिंदु आवेश के कारण तो निकाला था आपने, द्विध्रुव के कारण भी निकाल लिया था पिछले चैप्टर में, अब पूरी वस्तु आ रही है तो वस्तु के कारण कैसे निकालेंगे तीव्रता का मान। तो अपने क्या करना पड़ेगा, तो वही चीज़ यहाँ पे है, यहाँ अपने स्टेप बाय स्टेप इसके टोटल देखो 5 स्टेप हैं इसके, तो 5 स्टेप में अपने समझेंगे भी आवेश कैसे अपने ज्ञात करते हैं, आवेश के कारण तीव्रता। तो पहला देखो, पहले नंबर का जो पॉइंट है कि सर्वप्रथम आपको क्या करना होगा, सतत आवेश वितरण में संपूर्ण आवेश Q को छोटे छोटे अल्पांशों dQ से मिलकर बना मानते हैं। भाई जो आपका क्या है, Q आवेश है, ये किससे मिलकर बना हुआ है, dQ अल्पांशों से मिलकर बना है, यानी कि जो आपकी वस्तु है ना उस पर जो आवेश फैला हुआ है उसको छोटे छोटे अल्पांशों में बांट देते हैं। तो आवेश को अल्पांशों में बांटोगे तो मतलब वस्तु को भी अल्पांशों में बांट दिया। तो अपने क्या करते हैं, ये अल्पांश बना दिए इसके बहुत छोटे छोटे अल्पांश, और एक अल्पांश यहाँ पे ले लिया और इस पर आवेश कितना मान लिया, dQ आवेश मान लिया, ठीक है ना। ये डायग्राम आपकी बुक में नहीं है, मैंने बनाया है बस आपको समझाने के लिए। अब अपने dQ आवेश मान लिया, अब इस dQ आवेश को, अपने dQ आवेश का मान बहुत ही कम होता है, इस आवेश का मान क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो इस कम होने के कारण इस आवेश को अपने बिंदु आवेश की तरह मान लेते हैं।
भी ये मान लो क्या है, ये एक बिंदु आवेश है। बस बिंदु आवेश तो क्या होता है, एक बहुत छोटा होता है, ये उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इतना ही फर्क आएगा। तो इस बड़े आवेश को भी थोड़ा, यानी ऐसे तो नहीं भी इतना बड़ा है कि इसका मान क्यू के बराबर है, ऐसा तो है नहीं, क्यू से तो बहुत छोटा है इसका मान, तो क्यू से बहुत छोटा होने के कारण जो ये अल्पांश है ना, इसको अपने बिंदु आवेश की तरह मानेंगे। और बिंदु आवेश मान लो ये डी क्यू है, तो इससे आर दूरी पर अपने को पी बिंदु पर तीव्रता का मान निकालना है। तो बिंदु आवेश की तरह मानते हैं वे पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डी ई का मान लिखेंगे। अब तीव्रता का निशान डी ई यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि जो आपका आवेश है वो कितना है, यहाँ पे डी क्यू आवेश माना हो, तो इस डी क्यू आवेश के कारण इस पी बिंदु पर अपनी तीव्रता लिखते हैं। तो आपको पता है बिंदु आवेश के कारण तीव्रता क्या होती है, के क्यूब बटा आर स्क्वेयर होती है। ठीक है, के क्यूब बटा आर स्क्वेयर। और वेक्टर रूप में अगर आपको लिखना है, यहाँ मैंने वेक्टर रूप में ही लिखा हुआ है, ठीक है, सदिश रूप में, तो डी ई वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, देखो के क्यू की जगह अब डी क्यू बटा में आर स्क्वेयर और साथ में आर कैप, यानी इकाई सदिश इस आर वेक्टर की दिशा में। ठीक है, तो आर कैप आ गया, ये इसको सदिश रूप में लिख लिया। अगर किसी को नहीं समझ आया भी सदिश रूप क्या होता है, तो पहले चैप्टर की वीडियो देख लो, जहां आपको कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण करवाया था, उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी सदिश रूप करवाया था। ठीक है, वहाँ देख लेना इसको, पहला चैप्टर मैंने अपलोड किया हुआ है। पहला स्टेप हो गया, पहली समीकरण दे दी। अब अपने क्या करेंगे कि अब आपको करना है डी क्यू है ना जो ये, अब इस डी क्यू का मान अपने को ज्ञात कर लेना है। किसके रूप में ज्ञात करना है, आवेश घनत्व के रूप में ज्ञात कर लेना आपको डी क्यू का मान। ये निकालने के स्टेप हैं फॉर्मूले, यानी आपको अगर तीव्रता निकालनी है तो उसके स्टेप हैं। तो पहले नंबर पर तो आपको डी क्यू आवेश में बांटना और उसको बिंदु आवेश मान की तीव्रता लिखनी है, और दूसरे स्टेप में डी क्यू का मान आपको क्या करना है, जो आवेश घनत्व उसके पदों में। अब आवेश घनत्व 3 प्रकार का होता है, तो डी क्यू का मान तीनों रूप में हो सकता है। देखो, अगर आपकी वस्तु क्या है, लंबाई के दिशा लंबी है तो लैम्डा लोगे आप उसको, और अगर आपका कोई पृष्ठ है तो उसके लिए सिग्मा लोगे, और अगर आपका आयतन है तो उसके लिए रो लोगे। तो डी क्यू का मान देखो, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बटा डी एल है, तो अगर डी क्यू का मान निकालोगे तो ये डी एल इधर गुणा हो जाएगा, तो डी क्यू बराबर लैम्डा डी एल, इसी प्रकार डी क्यू बराबर सिग्मा डी एस और डी क्यू बराबर रो डी। देखो, तीनों स्थितियां लेके चल रहा हूँ। वैसे तो जब मान निकालना होगा उसमें तो एक ही स्थिति चलेगी, और वो स्थिति इस चीज़ पर निर्भर करेगी कि जो आपने वस्तु ली हुई है जिसके कारण आप तीव्रता निकाल रहे हो उसका आकार कैसा है, शेप उसकी कैसी है, 1D है, 2D है, 3D है, बस वो वाला फॉर्मूला आपको लेना होगा। अगर मान लो कोई तार के कारण निकाल रहे हो तो ये फॉर्मूला लिखोगे, ये दोनों नहीं लिखोगे। लेकिन यहाँ पे मैं कॉमन चीज़ लेके चल रहा हूँ, कॉमन केस लेके चल रहा हूँ, तो कॉमन केस में तीनों ही चीज़ें चलेंगी साथ साथ। अब निकाल लिया डी क्यू का मान, अब क्या करना होगा आपको पता ही है, ये डी क्यू का मान आप यहाँ पे रख दो इस समीकरण में। डी क्यू का मान निकाला तो समीकरण में रखना पड़ेगा। तो अब डी क्यू का मान निकाला है, तो देखो रेखीय आवेश वितरण के लिए डी क्यू का मान लैम्डा डी एल आया, वो रख दिया। फिर अपृष्ठीय आवेश वितरण के लिए ये फॉर्मूला आ जाएगा, और आयतन आवेश वितरण के लिए ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। अब आपको पता है कि ये तो आया ओनली अल्पांश के लिए, अब पूरे का निकालना है तो पूरे के लिए आप क्या कर देते हो, समाकलन कर देते हो। तो अब अपने संपूर्ण आवेश वितरण के कारण पी पर कुल विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए अल्पांश डी ई का क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं अपने। तो समाकलन करोगे जब आप इसका, तो देखो क्या होगा समाकलन, ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी ई वेक्टर। अब तीनों स्थितियां लेके चल रहा हूँ, ये रेखीय आवेश वितरण वाली, ये जो दूसरी स्थिति है ये पृष्ठीय आवेश वितरण, आप लिख भी सकते हो अगर लिखना चाहो यहाँ साइड में, और तीसरी स्थिति है यहाँ पे आयतन आवेश वितरण वाली। तो अब देखो इसका समाकलन जब अपने करेंगे तो ये आ जाएगा के लैम्डा डी एल आर स्क्वेयर आर कैप, और यहाँ पे एल का निशान लग जाएगा। अब एल यहाँ पे किसको दर्शाता है, ये जो समाकलन एल है इसको रेखीय समाकलन बोल देते हैं। इसका अर्थ ये है कि आप किसी ऐसी वस्तु का समाकलन कर रहे हो जिसकी शेप कैसी है, एक रेखा के आकार की, मतलब लंबाई है ओनली उसमें, और कोई चेंज नहीं आएगा समाकलन में। मैथमेटिक्स में चेंज आ जाता है लेकिन फिजिक्स में आपका कोई चेंज नहीं आएगा यहाँ पे 12वीं क्लास में। तो आपको क्या करना है, इससे घबराना नहीं है, ओनली यहाँ पे चिन्ह के रूप में काम आ रहा है भी आप किसी रेखा का समाकलन कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो के कांस्टेंट है और लैम्डा भी क्या होता है, कांस्टेंट है। लैम्डा एक नियतांक की है, रेखीय आवेश घनत्व जो होता है वो एक नियत वैल्यू है, तो के और लैम्डा को बाहर लिख लोगे और डी एल आर स्क्वेयर और आर कैप अंदर रह जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे एस आ जाएगा, एस पृष्ठीय समाकलन होता है,
और ऐसे यहाँ पे के सिग्मा बाहर ले लोगे और डी एस अपॉन आर स्क्वेयर, ठीक है। और तीसरे में के रो डी वी आर स्क्वेयर और आर कैप है, तो के रो बाहर आ जाएगा और डी वी आर स्क्वेयर और आर कैप अंदर रह जाएगा। तो ये आपके आ जाएंगे। अब इनकी वैल्यू आगे कैसे निकालते हैं वो अपनी वस्तु पर निर्भर करेगा, वहाँ से कई अपनी चीज़ों का मान निकाल लेंगे भी, इस डी वी का मान या इस आर का मान अलग अलग पदों में जिस हिसाब से समाकलन करना होगा उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये एक जनरल मेथड था इसको करने का, ठीक है ना। तो कुछ भी नहीं है, क्या करना है, डी क्यू मानना है, फिर तीव्रता लिखनी है, तीव्रता उसमें डी क्यू का मान लैम्डा या सिग्मा या रो के रूप में लिखना और तीनों का समाकलन कर देना, बस और कुछ नहीं है। 5 स्टेप में आपका पूरा हो गया। तो बुक में तो इसको काफ़ी लंबा दिया हुआ है, मैंने इसको शॉर्ट में करवाने की ट्राई की है, तो आप ये कर लो, बहुत है इतना। कल जो अपना टॉपिक होगा वो होगा आगे गाउस का नियम, गॉस लॉ, जो कि इस चैप्टर का नाम है, ठीक है। ये तो अब तक तो वो चीज़ें आ रही थी जो आपके चैप्टर में काम आएंगी डायरेक्टली। इनमें से बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं, अगर कोई परिभाषा पूछ ले तो पूछ लें। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा पूछते हैं, विद्युत फ्लक्स इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा जरूर पूछते हैं पेपर में। और ये आवेश वितरण वाला है ना, ये मेरे को अभी तक तो मैंने बोर्ड के पेपर में इसको देखा नहीं है, इस वाले क्वेश्चन को। तो ये ओनली बेस बनाने के लिए है, भी आगे तीव्रता जब अपने निकालेंगे तो वो कैसे निकालते हैं। तो देखिए, आपको मैंने समझाने की पूरी ट्राई की है। अच्छा लगे तो इसे शेयर करना वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। आपने तो कर ही रखा है। मैं देखता हूँ कि जो यानी मेरे यूट्यूब चैनल पर 52% ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है जो मेरी वीडियो देखते हैं। 48% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन वीडियो देखते हैं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अगर वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।